अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। इस साल हज के मौके पर क्रेन हादसे के बाद दूसरा बड़ा सानेहा। मिना में बगडर मचने से 717 हाजी शहीद, 805 जख्मी। अफसोसनाक वाक़े में 2 पाकिस्तानी हाजी शहीद और 6 जख्मी हुए। बगडर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में मची। इब्तदाई रिपोर्ट। लाहौर में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर खुले मैदानों में ईद के इज्तिमात पर पाबंदी का फैसला। उलमा इकराम ने पाबंदी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आसम हुसैन ने अरबों रुपए के टैक्स वसूल किए। रेंजर्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ। KESC को 100 अरब रुपए की गैर कानूनी मराहत दी गई। PSO से यौमिया 2 अरब रुपए रिश्वत मिली। अखबारी रिपोर्ट में दावा। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं जो आज मिना में पेश आया। 717 हाजी शहीद हैं और 800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शमसे इसमें 2 पाकिस्तानी भी हैं जो शहीद हुए हैं और 6 ज़ख्मी भी हैं। लेकिन जो अभी तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है उसके मुताबिक इस डेथ टोल में इजाफा हो सकता है, नंबर्स में इजाफा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, जब लाखों अफराद जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं और फिर एक दफ़ा भगदड़ मच जाए तो बहुत से लोग पाँव के नीचे आके कुचले जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये जो शैतान को कंकरियां मारने का मामला है, यहाँ कई बार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। 2004 में उसमें हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है। हाँ। नाज़रीन को बताने के लिए कि माजी में कब कैसे वाक़यात पेश आए हैं वो भी बताते हैं। लेकिन अदील वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हैं और इस दफ़ा हज की सादत भी हासिल कर रहे हैं। ठीक, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, बताइएगा अब तक सऊदी हुक्काम क्या बताते हैं नंबर्स के हवाले से और रीजंस क्या बताई जा रही हैं, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया? जी, जो सऊदी सिविल डिफेंस है उसने जो डेथ टोल बताया है वो तकरीबन 450 से जायद जो है हलाकतें हुई हैं, जबकि 750 के लगभग जो है वो लोग जख्मी हुए हैं। मैं इस वक्त उसी गली में खड़ा हूँ जहाँ पर ये हादसा पेश आया है, गली नंबर 204, जहाँ पर जब ये गली नंबर 223 से जाके मिलती है और एक चौक सा बन जाता है, तो वहां पर सुबह 9 बजे के करीब जब पीक आवर से तो चारों तरफ से लोग जो हैं वो आ रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक हो गई। जब रोड 60 फीट जो है ये चौड़ी सड़क है, लेकिन जब यहाँ पर और अभी भी, हालांकि अभी बहुत लोगों की तादाद कम है, लेकिन फिर भी इस गली से गुजरना अभी भी मुश्किल है। और सुबह के वक्त तो अंदाजा लगाया जा सकता है जब लोग जमरात के लिए जा रहे थे तो कितना रश होगा। उस वक्त जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि लोगों ने एक दूसरे को धक्के देने शुरू कर दी और ज्यादातर जो अमवात हैं वो जमीन पर गिरे हुए लोग जब कुचले गए तो तब हुई, और जख्मियों की भी यही सूरत हाल है। इस वक्त भी अभी एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पर रिलीफ के ऑपरेशन में मसरूफ हैं, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है, यहाँ पर कैमरे उनसे छीन लिए गए हैं इंटरनेशनल मीडिया से, और रिलीफ ऑपरेशन अभी चल रहा है। एम्बुलेंसेज जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि जो ये स्ट्रीट है यहाँ पर पाकिस्तानी कैंप्स बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर दीगर इस्लामी ममालिक के जो कैंप्स हैं जिनमें यमन भी शामिल है, जिनमें लेबनान है, इसके अलावा सूडान है, इसके अलावा मिस्र है, इन ममालिक के कैंप्स हैं और इंडिया के भी कुछ कैंप्स हैं। अल जज़ायर का भी नाम लिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अल जज़ायर के हाजियों के यहाँ हुई हैं। बिल्कुल, अल जज़ायर का कैंप भी है यहाँ पर बड़ी तादाद में है। और यहाँ पाकिस्तानी इस गली में, इस स्ट्रीट में मुझे पाकिस्तानी कैंप नजर नहीं आए। तो ज्यादा जो है वो अरब ममालिक के, अफ्रीकन कंट्रीज के जो हैं वो कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी रिलीफ का ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त बताएं कि ये रास्ता क्लियर हो चुका है, हाजियों की आमदोरफ्त जहां शुरू हो चुकी है या रुकी हुई है अभी तक? शामी साहब, ये रास्ता क्लियर नहीं हुआ, अभी इसको बंद कर दिया गया है। गली नंबर 204 जहां ये हादसा पेश आया है, इससे आधी गली खुली हुई है जबकि आधी को बंद कर दिया। और जो
जमरात को रास्ता जाता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है इस गली से। तो जो अगर हाजियों ने जमरात जाना है तो दूसरी गलियां उनको इख्तियार करना होगा रास्ता। और दूसरी बात यह है कि जो सुबह से ये खबरें भी चल रही हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते रहे कि शैतान को कंकरियां, जमरात को कंकरियां मारते हुए ये हादसा शायद पेश आया। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये जगह जहाँ पर ये हादसा पेश आया तकरीबन आधे घंटे की वॉक है यहाँ से वहां पर जाना, और वो बहुत दूर है यहाँ से जो जुमरा अकबा जहाँ पर कंकरियां मारनी थी। और ये काफी, और उस स्पीड में जब यहाँ रश होता है तो 1 घंटा भी लग जाता है यहाँ से वहां पहुंचते, यानी ये कंकरियां मारने की स्टेज से काफी पहले ये हादसा पेश आया। मतलब उसमें एक भगदड़ मची और हजूम बहुत ज्यादा होता है तो फिर उसको संभालना रोकना मुश्किल हो जाता है बाद औक़ात। बिल्कुल शामी साहब, यहाँ मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि 2006 में जब ये हादसा पेश आया था पहली मर्तबा बगदड़ में, जो है लोग काफी जानों का नुकसान हुआ। उस वक्त 350 जानों का नुकसान हुआ था, और उस वक्त जो कंकरियां मारने की जगह थी उस वक्त इसके मुख्तलिफ फ्लोर्स नहीं थे, अभी 4 फ्लोर बनाए गए हैं। उस वक्त हाजियों की तादाद 2006 में 23 लाख थी और इस वक्त तकरीबन 20 लाख के करीब है। और तो लेकिन इस मर्तबा हाजियों की तादाद भी कम है और कंकरियां मारने की जगह पे फ्लोर भी ज्यादा बनाए गए हैं और यहाँ पर रास्ते दीगर भी बहुत ज्यादा खुले किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो शरह अमवात है और जख्मियों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। और जो सिविल डिफेंस एहलकारों का कहना है कि तर्जुमान का कहना है कि ये हुजाज ने ही एक दूसरे को धक्के दिए और उन्हीं की ये जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। बिल्कुल ठीक है। अदील बहुत शुक्रिया। शामी साहब, जो आखिरी नुक्ता अदील बयान कर रहे थे कि हाजियों की तादाद भी 2006 की निस्बत कम है, रास्ते भी 4 ज्यादा बना दिए गए, उसके बावजूद ये सब होना, ये इस बात की निशानदेही तो नहीं करता कि हाजियों की जो ट्रेनिंग है, जो अफरा तफरी है, ये बात भी दुरुस्त है, किस कदर भी ट्रेनिंग कर लेंगे, जब एक बार कोई यानी इस तरह के हजूम इतना ज्यादा हो और एक बार कहीं कोई भी अफवाह उड़ जाए और कोई लोगों में एक थोड़ी सी बेइत्मीनानी पैदा हो जाए और वो जल्दी में भागने की और निकलने की कोशिश करें तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। बहरहाल ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत से लोग जाते हैं, बहुत ज़ईफ होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, कोई उनको समझाया नहीं होता। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब ये कंकरियां मारने का अमल है, ये बहुत इसकी कम मुद्दत में ये सारा काम करना होता है तो उसका एक प्रेशर भी होता है। ये शरई वजह है? हाँ जी, देखिए मारने में जल्दबाजी करना। देखिए जल्दबाजी नहीं, जल्दी करना। अच्छा, देखिए बात यह है कि जब आप अरफात के मैदान से वापस आते हैं और फिर आप मुज़दलिफा में रात गुजारते हैं तो फिर आपको सुबह कंकरियां मारनी होती हैं। ठीक। शैतान, बड़े शैतान, ठीक, 3 शैतान हैं और पहले दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। सही। और ये जो हाजी हैं वो कंकरियां मारने के बाद फिर कुर्बानी करते हैं और फिर सर तुड़वाते हैं। ठीक। अब इसमें सऊदी हुक्काम ने और वहाँ के उलमा ने तो 12 बजे रात के बाद से ये अलाउ कर दिया हुआ है कंकरियां मारने का। कि अगला दिन जो है, उन्होंने कहा कि दिन जो है दूसरा शुरू हो जाता है 12:01 पर। तो आप रात को 12:01 से ऑनवर्ड ये कंकरियां मार सकते। तो इसका मतलब ये जो लेकिन पहले सुन लें, बात यह है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ फ़िक़ही मसालिक हैं और हमारे यहाँ बाज़ मसालिक जो हैं वो इस बात पर इसरार करते हैं कि ख़ास वक्त में कंकरी मारना जो है वो अफजल है। जिस तरह से यानी सूरज की यानी फजर की नमाज के बाद कंकरी मारना जो है बाज़ हमारे फ़ुक़हा के नज़दीक वो अफजल है। इसलिए वहाँ उस मसलक के हाजियों का इसरार होता है कि वो उस वक्त कंकरी मारने जाएंगे फजर के बाद। बाज़ का कहना यह कि जोहर के बाद ये अफजल है, तो वो जोहर के बाद वहां का रुख करते हैं। तो जहां जहां अफजल करार दिया गया जिस वक्त में वहां रश होता है। आप सुन लेना, आप इतनी जल्दी क्या है आपको बात समझ नहीं, मैं तो उसमें समझ लेना पहले बात अपनी जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, बयान कीजिए। मुख्तलिफ फ़िक़ही मसालिक हैं, उनसे जो मुतल्लिक लोग हैं वो उन औकात में कंकरी मारने को अफजल गर्दानते हैं, इसलिए उन पे रच होता है। और ये 12 बजे रात के बाद से बहुत से लोग ये अमल शुरू नहीं करते। ठीक। अब वक्त एक तो वक्त भी ज्यादा हो चुका है, फिर यह है कि इसको कई फ्लोर बन चुके हैं, फिर यह है कि पहले सतून होते थे, अब सतूनों की बजाय दीवारें बना दी गई हैं। तो इस लिहाज से आसानी पैदा करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। उसके बावजूद हमारे जो उलमा का फर्ज है
और लोगों को ये तरबियत देनी चाहिए कि वो कंकरी खास वक्त में मारना जो है उस पर जिद ना करें और फायदा उठाएं और उस फैले हुए वक्त से ठीक और वहां कंकरियां मारे। एक बात, दूसरी बात ये जो ज़ईफ लोग हैं, जो बीमार हैं, वो कोशिश ना करें जाने की, दूसरे को अपना वकील बना लें, वो कंकरी मार सकता है। ठीक। औरतें जो हैं वो मर्दों को अपना वकील बना सकती हैं, वो उनके जगह जाके कंकरियां मार सकती हैं। यानी लाजिम नहीं है कि हाजी खुद पत्थर मारे। नहीं, अगर उसमें इस्तात है, सकत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो कमजोर है, अगर वो बीमार है, अगर उसको चलने में दुश्वारी है, तो वो फिर उसके बिहाफ पर और दूसरा शख्स ये काम कर सकता है। ये सारी बातें जो हैं हमारे उलमा कराम को अपने लोगों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। और यही जो वक्त, अफजल वक्त जो है उस पर यह काम करने का जो इसरार होता है बाद हलकों में, उससे प्रेशर बढ़ता है। और फिर एक दफा जब भगदड़ मच जाए, जब हजूम में, हमने यहां भी देखा एक आम जलसा हो रहा हो ना, उसमें भी जब भगदड़ मचती है तो लोग उस पांव तले आके काबू करना मुश्किल हो जाता है। काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने ज्यादा हजूम होगा उतने भगदड़ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बताते हैं माजी में इस तरह के वाकयात कब और कैसे पेश आए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि माजी में भी कुछ ऐसे ही अफसोसनाक वाकयात पेश आ चुके हैं हज के दौरान। उनकी तरतीब क्या है वो भी एक छोटी सी रिपोर्ट में देख लीजिए। माजी में भी मिना में भगदड़ मचने के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। 2006 में 12 जनवरी को दोपहर 1 बजे हुजाज इकराम की बसें जमरात पुल पर पहुंची तो भगदड़ मच गई और इस हादसे में 345 हाजी शहीद हुए। 1 फरवरी 2004 को शैतान को कंकरियां मारने के दौरान भगदड़ मचने से 250 के करीब हुजाज शहीद हो गए और 244 जख्मी हो गए। साल 2001 में 5 मार्च को मिना में बदनज़मी का एक और वाकया पेश आया जो 35 हाजियों की जान ले गया। 9 अप्रैल 1998 को जमरात के और पास पर लोगों के गिरने से भगदड़ मच गई और 180 हाजी शहीद हो गए। 23 मई 1994 की रमी के दौरान 270 हाजी शहीद हुए, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। 1990 में मक्का की टनल में भगदड़ मचने के वाक़े में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जिसमें 1426 हुजाज इकराम शहीद हो गए। शाम साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि कंकरी मारने की अहमियत क्यों है, इतने पैशनेट लोग क्यों होते हैं कंकरी जब शैतान को मारने का जो मामला आता है? तो देखिए, जब आप हज करते हैं ना, अब जैसे नमाज पढ़ते हैं, ठीक, और उसमें फिर वजू होता है, फिर रुकू है, सजूद है, क़याम है, उसी तरीके से असल तो वैसे जो रुकन है हज का वो वक़ूफ़ अरफात है। ठीक, जब आप अरफात में ज़ोहरैन के बाद इकट्ठी नमाज़ें पढ़ के और मगरिब तक वहाँ आप क़याम करते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआएं करते हैं, अपनी मग़फ़रत की, और गड़गड़ाते हैं, और एक आपकी एक किस्म की ततहीर होती है आदमी की, ज़हनी तौर पर भी और एक नफ्सियाती तौर पर भी। तो वो असल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज जो है वो जो वक़ूफ़ है अरफात का, उसका नाम हज है। अगर आपने तमाम रसूम अदा कर ली लेकिन वहां नहीं पहुंच सके तो हज अदा नहीं हुआ। और इसके साथ ही फिर उसका हिस्सा आप मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे, आप मिना में क़याम करेंगे, फिर आप कंकरियां मारेंगे शैतान को। और ये शैतान जो कंकरियां मारते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माइल की उनको लेके जा रहे थे, तो रवायत यह है कि शैतान जो है ना, पहले उसने उनको वरगलाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, और कहा कि भाई ये काम आप ना करें। तो उन्होंने उसकी तरफ कंकरियां मारी, उसको भगाया। फिर उसके बाद वो जो है हजरत हाजरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। ठीक, और फिर उसने हजरत हाजरा को ये वरगलाने की कोशिश की कि ये हुक्म जो है इसको बजाना लाया जाए और ये अपने बेटे की जो जान है उससे अपना खेले। फिर हजरत हाजरा ने उस पर कंकरियां फेंकी और वो भागा वहां से। सही। तो उसके बाद फिर वो तीसरी बार आया, तीसरे मुकाम पर वो हजरत इस्माइल के पास आया। अच्छा। और उनको वरगलाने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने कंकरियां फेंकी। तो गोया 3 शैतान है, बड़ा शैतान, दरमियानी शैतान, उन तीनों वाकयात की निस्बत से, और तीनों वाकयात की, तो तीनों पर कंकरियां फेंकी जाती हैं और मारी जाती हैं।
अब लोग समझते हैं ये शैतान मुजस्सम है कोई जिसको मारना है हमने, तो बातों का बड़े जोशो खोर होते हैं, बड़ी बड़ी कंकरियां भी मारते हैं। हाँ, बड़ी कंकरियां मुज़दलिफा में इकट्ठी होती हैं और वहां वो पहले दिन आप सिर्फ एक शैतान को कंकरी मारते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन मिना में फिर आप बाकी शैतान जो है सारे उनसे उतबरा होते हैं। तो अब ये उसकी रसूलुल्लाह सिर्फ मैं कुर्बानी क्या पूछा, कुर्बानी क्या है, कहा तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत, और हज जो है फर्ज है, लेकिन उसमें जो ये सारे जो उसके मरासम हैं हजरत इब्राहिम के साथ उनकी निस्बत है और उसी को अल्लाह ताला ने उनकी सारी अदाओं को महफूज कर दिया और आप उनकी याद ताज़ा करते हैं और इसी तरह हज मुकम्मल होता है। बिल्कुल ठीक है। जो मुतासरीन है उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ बिलखुसूस, बहरहाल उनकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और जो उलमा है उनको अपने फ़िक़ही अमूर जो हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जैसे आप देखिए, अभी आप कह रहे थे कि इंतजामिया कह रही है कि खुले मैदानों में आप नमाज ईद अदा न करें। जी हाँ, वो लाहौर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उलमा कराम जो है वो बज़िद हैं कि नहीं जी ये तो हम नहीं कर सकते। उलमा कराम जो है वो बज़िद हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और अरसलान फ़िक भट्टी साहब लाहौर की ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात जान लेते हैं ये क्या मामला है। अब अरसलान, हिकमत अमली थी क्या इंतजामिया की ईद के इज्तिमात के हवाले से और उलमा का क्या रद्द-ए-अमल आया इस पर? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जी जो ज़िले इंतजामिया है ये 2 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था जिसमें पुलिस ने एक खदशा जाहिर किया था। उसमें तमाम आईजी पंजाब भी थे, हसास इदारों के भी अफसरान थे और दीगर जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, सब ने मिलकर कुछ थ्रेट अलर्ट्स थे माजी के भी, कुछ यानी कोई 1 हफ्ता पहले आया, कोई 10 दिन पहले आया, कोई 2 रोज पहले आया, वो सारे थ्रेट अलर्ट्स इकट्ठे जमा किए उन्होंने और उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया कि हम क्या इस पे हिकमत अमली तय करें। तो तय ये हुआ जी कि जो खुले इज्तिमात हैं उनको शायद निशाना बनाया जा सकता है, दहशतगर्द उन पर निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें फिर ये था जी कि तकरीबन 15 से 20 दहशतगर्दों का मौजूदगी की कोई इतला थी। एक थ्रेट अलर्ट में ये भी था जी कि वो दाखिल हो गए हैं या हो सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने मना किया जी कि जो खुले मैदान हैं जहां पे कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सकता या जहां प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, उसको जो है बंद किया जाए ताकि जो है खुले इज्तिमा की जगह पे मसाजिद जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी फराम करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत खुले मैदान के। लेकिन उसके बावजूद जो है 4 जगहों पर जो है खुले मैदानों में जो है वो इजाजत दे दी गई। उसमें मॉडल टाउन पार्क जो है उसमें बिल्कुल इजाजत मिली, चूंकि वो एक सोसाइटी है, उसके अंदर उन्होंने अपना इंतजाम भी किया हुआ है और उसमें पुलिस वालों ने अपनी सिक्योरिटी देने का भी उनको कह दिया है, वहां पे सिक्योरिटी मौजूद होगी। इसी तरह रेस कोर्स पार्क है, नासिर बाग और मिंटो पार्क जो है, तारीखी मिंटो पार्क इकबाल पार्क जैसे कहते हैं, अब उसका नाम इकबाल पार्क है जी। इकबाल पार्क जो है उसमें इजाजत दी चुकी। उसके 2 हिस्से हैं, एक मीनारे पाकिस्तान वाली ग्राउंड है शामी साहब, दूसरा जो खेल का मैदान है। खेल के मैदान को कॉर्डन ऑफ करना, जिला इंतजामिया ने कहा जी कि हम उधर टेंट लगाकर कनातें लगाकर उसको बंद कर देंगे, आप उधर नमाज अदा कर लें। इसी तरह नासिर बाग में भी यही कुछ इस तरह किया है और इसी तरह रेस कोर्स में और मॉडल टाउन में भी इसी तरह उन्होंने कहा जी कि आप कनातें लगा दें, हम बंद कर देंगे। अब दूसरी बात जो कि जी उल्मा का जो मसला है, उल्मा में से जी कुछ रिएक्शन जरूर आया है शामी साहब। खुसूसन एक मसलक ने कहा जी कि हम तो हमेशा से खुली जगह पे नमाज अदा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इज्तिमा हो सके, बजाय इसके कि इसको कम करें या इसको दबाएं या इसको कोशिश करें कि जी लोग कम आए। हम कोशिश ये होती है जी कि ईद की नमाज जितनी मिलजुल कर पढ़ें ताकि ईद का एक जो जज्बा है, जो फरीजा है, वो बेहतर तरीके से अदा हो सके। लेकिन उसमें एक मसलक ने अभी वो नहीं मानने को तैयार, वो यही कह रहे हैं जी कि हम इसमें हर सूरत खुली जगह पर इज्तिमा करेंगे। लेकिन जिले इंतजामिया ने तमाम लोगों को गुज़िश्ता रोज और आज कुछ नोटिस मौसूल करवाए हैं कि जी आप खुले इज्तिमा से गुरेज करें क्योंकि वहां सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। वही मसला जो पहले हाफ में डिस्कस कर रहे थे। एक पहली बात तो यह है कि ईद की नमाज जो है ना, अगर तमाम लोग पाकिस्तान में नमाज पढ़नी शुरू कर दें तो मालूम हो कि मस्जिदें पाकिस्तान में बहुत कम है। ठीक, क्योंकि अब मस्जिदों में तो ये नमाज अदा हो नहीं सकती। सही। और ये खुले मैदानों में आमतौर पर अदा होती, रवायत इसकी यही है। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है कि जो मैदान उन्होंने क्लियर कर दिए हैं वहां हो सकती है, जो क्लियर नहीं किए इस पर लाजिम था कि वो कुछ दिन पहले, ये कोई एक दिन, आज तो ईद नहीं आ गई ना, ये तो पहले पता है क्या, ये 10-12 दिन पहले ये एक्सरसाइज शुरू होती, लोगों को एतमाद में लिया जाता और फिर सख्ती के साथ जो फैसला हो उसे सख्ती के साथ नाफिज किया जाए। अगर इंतजामिया भी इसमें गफलत की मुर्तकब होती है कि वक्त पे कार्रवाई नहीं करती और ये जो लोगों की जानों से खेलने का या रिस्क पे लाने का किसी को हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बाद वक़्त अपनी अथॉरिटी भी इस्तेमाल करनी होती है। दोनों चीजें यहाँ गायब हैं, ना उलमा किसी डिसिप्लिन में है, ना हमारी इंतजामिया जो है वो चौकस और मुस्तैद है। बहरहाल अब अल्लाह ताला रहम फरमाए, देखेंगे ईद के दिन क्या होता है। चले नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। आप बात करते हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि अरबों रुपए के किक्स बैक्स उन्होंने वसूल किए। इसी पर एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई। जी आज शाहीन साहबा जी हाँ, जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है। बिल्कुल बड़ी तफसीली रेंजर्स ने जो तफ्तीश की है उसकी बुनियाद पर नैब को उन्होंने खत लिखा है। जी हाँ, उस रिपोर्ट पर मबनी ये उनका दावा है। अब उसकी तफसील पहले बता दीजिए। मैं वो रिपोर्ट उस सिलसिले में हमने तैयार की थी, हैं। चीदा चीदा निकात पर मबनी। वो पहले रिपोर्ट देखिए और फिर शाहीन से भाई साहब से गुफ्तगू। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक रेंजर्स की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने अरबों रुपए के किकबैक्स वसूल किए। सुई सदर्न गैस कंपनी और वजारत पेट्रोलियम के गिरफ्तार दीगर 5 अफराद ने भी कुछ ऐसी ही तफसीलात दी हैं कि किस तरह से डॉक्टर आसिम ने मुख्तलिफ कंपनियों से अरबों रुपए की रिश्वत ली। डॉक्टर आसिम ने 100 अरब रुपए मालियत की गैर कानूनी इमारात और गैस कनेक्शन KESC को दिए, जिसकी मलकियत अबराज ग्रुप के पास है। सुई सदर्न गैस के साबिक MD जुहैर सिद्दीकी ने KESC समेत दीगर कंपनियों को दिए जाने वाले गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए वसूल होने वाली 6 से 7 अरब रुपए की रकम डॉक्टर आसिम को अदा करने का एतराफ किया है। इन कनेक्शंस के तहत इन कंपनियों को गैस वाजबात 62 अरब रुपए तक ले जाने की इजाजत दी गई। डॉक्टर आसिम ने आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की मखसूस टेक्सटाइल मिलों और पावर प्लांट्स को बिलातअत्तल गैस की फराहमी की इजाजत दी और इसके बदले यौमिया 15 से 20 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। जुहैर सिद्दीकी के एक और इंकशाफ के मुताबिक तुर्की की एक कंपनी ने LNG गैस की बरामद कुनिंदा बनने के लिए प्री क्वालिफिकेशन के मरहले में कामयाबी के लिए डॉक्टर आसिम को 4 से 5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी। इसके अलावा डॉक्टर आसिम ने अब्बास और खालिद स्टील से 1 अरब और PSO के डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर के जरिए PSO से यौमिया 2 अरब रुपए की रिश्वत वसूल की। रेंजर्स की इसी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के तमाम बैंकों को डॉक्टर आसिम समेत दीगर गिरफ्तार अफराद के मालियाती अदाद-ओ-शुमार जमा कराने का हुक्म दिया गया है, जबकि इनके नाम ECL में डाले गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का तज़किरा नहीं किया गया कि इतनी बड़ी रकूम कैसे बैरून मुल्क मुंतकिल हुई या फिर ये रकूम अभी तक पाकिस्तानी बैंकों में ही है। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को मज़ीद तहकीकात और कार्रवाई के लिए नैब को अरसाल कर दिया गया है, ताहम अखबारी रिपोर्ट्स की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी। और अब प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन सहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाहीन साहब, ये आपने रिपोर्ट आज शाया की है, तो आपने इसकी तस्दीक कर ली कि ये आप मुतमईन हैं कि ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है या इसे हम गैर मुसद्दका कहेंगे? नहीं, देखिए ये रिपोर्ट जो है ये रेंजर्स ने बनाई है और बाकायदा ऑफिशियली नैब को ये सबमिट की गई है कि जी अब इस पे आप मजीद तफ्तीश करें, जॉइंट JIT बनाएं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, जो कि बना दी गई है ऑलरेडी। ठीक। और 4-5 डिफरेंट इंक्वायरीज जो हैं वो 4-5 डिफरेंट टीम्स बनाई गई हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे इंक्वायरी वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने। ठीक। ये है पहली दफा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज तक शामी साहब हम भी सुनते थे, आप भी सुनते थे कि करोड़ों खा गए, अरबों खा गए, ये खा गए, इतना लूट लिया, लेकिन ये पहली दफा है कि किसी सरकारी इदारे ने कुछ तफ्तीश करके अपनी एक सरकारी रिपोर्ट में ये फिगर्स हमें दिए हैं। और अगर आप देखें तो अरबों और करोड़ों की बात नहीं है, अरबों और खरबों की बात कर रहे हो, यानी रोजाना अरब, 1 अरब 2 अरब रोजाना। यदि आदमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक, और ये अब सामने आई, अब इस पे इंक्वायरी होगी और फिर ये जो साबित होता जाएगा फिर वो अदालतों में नायब की जाता जाएगा। आपको क्या तवक्को है कि कब तक, कितनी अरसे में यह काम मुकम्मल हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि अगर सिर्फ इस एक रिपोर्ट पे काम, इतना लंबा इसमें एजेंडा है, इतने बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, इतने मिनिस्ट्रीज, जो उनकी PMDC, जो भी डिपार्टमेंट डॉक्टर आसिम के जेर निगरानी था, ठीक, उसमें अरबों का, करोड़ों अरबों का घपला है। अब ये अगर पूरा इन्होंने करना शुरू किया तो ये तो मुझे लगता है महीने लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे और ये पूरा नहीं होगा अगर सिर्फ इसी पे करते रहे तो। यानी बहुत बड़ा काम लग रहा है ये कि ये कैसे होगा। ये तो पूरी एक अलफ लैला की दास्तान मालूम होती है, पूरी किताब है ये। और ये पूरा, इसमें अब ये भी आप देखें कि जब इतने अरबों खरबों का सिर्फ डॉक्टर आसिम के ऊपर इल्जाम है तो उनके ऊपर जो बैठे थे उनका क्या हाल होगा सर? एक जगह मुझे एक साहब ने बताया, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, किसी महफिल में वो बैठे थे तो किसी ने, डॉक्टर आसिम भी थे, उनसे पूछा कि जी आप बताएं क्या कुछ 2-4 अरब बन गए या नहीं बन गए, कोई इस तरह की बात हो रही थी। ठीक। उन्होंने कहा 2-4 अरब क्या, ये तो मूंगफली पीनट्स की बात कर रहे हैं आप, इस तरह की यानी वो बात करते थे जब अपने उस वक्त अपने
ताकत में जब थे और हुकूमत में जब थे। तो ये अब देखिए इस रिपोर्ट में जो मैंने पूरी पढ़ी है, ठीक जी, कहीं ये नहीं लिखा कि डॉक्टर आसिम ने ये कबूला है या ये उन्होंने कहा है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये, जो जितने लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो सरकारी अफसर हैं, उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो लिखी गई हैं। ठीक, फलाने ने ये कहा कि इतने हमसे इस वक्त इतने पैसे लिए, इस कंपनी को उन्होंने कहा, इस टेक्सटाइल मिल को इतनी शुगर मिलों से, इतने यानी पावर प्लांट से, ये सारा कुछ जब जो बयानात रिकॉर्ड किए हैं वो फिर अब उन्होंने भेजे हैं नैब को कि जी अब आप इनकी तफ्तीश करें और उनको आप कंफर्म करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहीन साहब। भाई साहब, लेकिन शामी साहब सवाल ये कि इतनी बड़ी रकम जो है, जो सैकड़ों अरब रुपए बनती है इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए, ये कहाँ रखी गई? क्या पाकिस्तानी बैंक्स में थी या बाहर थी? क्योंकि इसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी नहीं है जो शाहीन साहब ने लिखी है। देखिए असल बात क्या है, एक बात ही समझे, मतलब आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं, उससे किसी शख्स को कोई फायदा पहुंचता है, सही, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो फायदा जो है आपको पहुंचे। ठीक 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 है ना? हाँ। आप यानी किसी शख्स का, अगर आप सिर्फ ये देखें कि हर आपके इंतजामी हुक्म से किसी को कोई फायदा भी होता है, किसी को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। तो अगर आप सिर्फ फायदे को कैलकुलेट करें कि इस हुक्म के नतीजे में क्या किसी शख्स को क्या फायदा पहुंचा और उसे कैलकुलेट करके वो उस आपके खाते में जमा कर दिया जाए क्योंकि आपने हुक्म दिया था, तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं होगी। ये साबित करना पड़ेगा कि जब आपने ये हुक्म जारी किया तो ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं था, बल्कि एक बदनीयती की बुनियाद पर था और इसमें आपकी कोई कंसिडरेशन थी माली, और वो पैसे आपको पहुंचे, फिर उनको तलाश करना पड़ेगा और उनको तलाश करके फिर ही आप मुकदमा मुकम्मल होगा। शाम साहब, ये इतना आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान तो ना हो, लेकिन असल में देखें, अगर आप इस वजह से सिर्फ हर सरकारी अफसर, वजीर आजम, वजीर, उसके किसी ना किसी हुक्म से, वरना तो आपको आप फैसले नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये मेरे हुक्म से तो आपको जनाब इतना फायदा पहुंच जाएगा, मैं तो नहीं हुक्म देता। ठीक, हुक्म तो उस वक्त काबिले एतराज होगा जब हकीकी तौर पर उससे फायदा उठाया गया हो, और सिर्फ किसी को फायदा पहुंचा देना काफी नहीं है। ये बात और ये बड़ी अहम बात है। और इधर पंजाब में राना मशहूद साहब की भी खबरें कुछ सामने आ रही हैं, उनके हवाले से क्या कहती हैं आपकी तलब? अब क्या कहते हैं, राना मशहूद साहब ने एक रैब के चेयरमैन को खत लिखा था जी, डीजी नैब पंजाब के हवाले से जो शिकायत की थी, उनकी शिकायत थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है, इस पर कुछ बात ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये जो नैब का जो मामला है वो क्लियर पता लग जाएगा उनका क्या नुक्ता नजर है। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। अभी तो कासम ज़िया साहब जो है 80 लाख तो उन्होंने दे दिए, 80 लाख रुपए दे के पहली किस्त के वापस आए हैं, बाइज्जत तौर पर बाहर आ गए हैं। और उन्होंने ये कहा जो उनके जिम्मे रकम निकलती थी, वो कहते हैं एक तो है प्ली बार्गेन होती है ना, उसमें ये होता है कि आप फिर कॉन्विक्ट हो जाते हैं, और एक ये होता है कि इब्तदाई तफ्तीश में ही अगर आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर लें तो फिर आप पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन आप पर उसका कोई बार नहीं होता, यानी कन्विक्टेड नहीं आप कन्विक्ट नहीं होते। तो कासम ज़िया साहब ने इब्तदाई तौर पर ही ये बात तस्लीम कर ली कि उन्होंने जो रकम देनी है दूसरों की वो दे देंगे, अदा कर देंगे। 80 लाख रुपए का चेक भी दे दिया। गोया वो अब यानी कानून की नजर में कॉन्विक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, इंतखाब लड़ सकते हैं और पार्टी में पूरी सरगर्म रह सकते हैं, ये कोई बार नहीं होगा उन पर। ठीक, नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे आपके लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता दो अहम शख्सियात का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक तो चौधरी ज़हूर इलाही साहब जिनकी 34वीं बरसी 25 सितंबर को मनाई जाएगी, और दूसरा नवाबजाद नसरुल्लाह खान साहब जिनकी 12वीं बरसी 27 सितंबर को मनाई जाएगी। हमारे शोज़ नहीं होंगे क्योंकि ईद की तातीलात हैं, तो इसलिए शामी साहब हमने सोचा कि आज ही इनका जिक्र यहाँ करते चले प्रोग्राम में। पहले मैं एक बात कर लूँ। अभी मुनीर अहमद खान साहब ने मैसेज दिया है कि नैब हुकूमत के अंडर नहीं है, मतहत अदारा नहीं है, इसलिए ये नैब जो कार्रवाई करती है वो गैर जानबदारी से करती है। सही। और ये एहतसाब गैर जानबदारी से होता है। ठीक। और फैसल लतीफ़ साहब ने इस्लामाबाद से कहा है कि 2 अरब रुपए
रोजाना PSO से निकालना, इसमें इंतहाई मुबालगा नजर आता है। यही बात फैसल लतीफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है, कई जगहों पे बहुत मुबालगा नजर आया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कैलकुलेट करके कि किसी इकदाम का, किसी फैसले का ये फायदा किसी को पहुंचा है और इसको बिल्कुल आंखें बंद करके कैलकुलेट करना और फिर दूसरे के खाते में ये करप्शन डाल देना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इस पे इसलिए मैंने खुद ही इसकी निशानदेही कर दी थी। ठीक है, अब आइए देखिए, कल है 25 सितंबर, तो ज़हूर अलई शहीद हुए। उस दिन बड़े एक पंजाब के हमारे, बल्कि पूरे मुल्क के एक बड़े मुमताज सियासतदान थे और बड़ा एक लंबा कैरियर पाया और एक आम आदमी के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया। कारोबार भी माशाल्लाह खूब चमका और उसके साथ सियासत में हिस्सा लिया और बहुत नुमाया हुए। मुस्लिम लीग में रहे, फिर मुस्लिम और यानी कन्वेंशन मुस्लिम लीग के तो पार्लियामानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे, रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, नवाब कालाबाग की जगह उनका नाम आता रहा गवर्नर के तौर पर। नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है उसमें भी उन्होंने रोल अदा किया। इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स जो है उसके अदारे की सरबराही भी उनके पास रही, उन्होंने उसे खरीदा। तो उनका एक बड़ी एक तवील सियासी जिंदगी है। फिर भुट्टो साहब के दौर में तो एक अपोजिशन लीडर का ऐसा रोल अदा किया कि जमाना आशश कर उठा और एक बड़ी एक ऐसी शख्सियत थे। मुख्तलिफ हलकों में और मकातब फिक्र में उनका एहतराम था, सबके काम आते थे। एक समझिए आप, एक जो भी शख्स किसी की कोई मुश्किल होती, कोई तकलीफ होती, वो उन तक पहुंचता और वो उसकी इमदाद के लिए चल खड़े होते घर से। और बेशुमार लोगों को उन्होंने फैज़ पहुंचाया। उनकी एक बड़ी बड़ी शख्सियत थी, एक साया था उनका। समझिए मेरे साथ तो उनका एक बहुत जाती करीबी ताल्लुक था। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब उनके बेटे हैं, परवेज अलई साहब उनके दामाद भी हैं और उनके भतीजे भी हैं और उन्होंने उनकी रवायात को बाकी रखा है, एक मिलनसारी की और एक ताल्लुक निभाने की और एक बड़ा वसी दस्तरखान उन्होंने रखा था। वो दस्तरखान भी माशाल्लाह उनका वसी है और एक खिदमत का जो जज्बा है उसको भी आम है। जब हम उनको याद करते हैं तो ये सारे औसाफ उनके याद आते हैं। एक बड़े कदावर ऐसा शख्स जो पैदा किया पंजाब की मिट्टी ने, गुजरात की मिट्टी ने, जिस पर पूरे पाकिस्तान को फख्र महसूस होता है। अब नवाब नसरुल्लाह साहब को भी जिक्र करते हैं। नसरुल्लाह खान साहब जो हैं मजलिस एहरार से फिर ART तक, वो तो फिर देखिए एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने सियासत जिम्मेदारों की नहीं की। मजलिस एहरार इस्लाम में शामिल हुए, उसका अखबार था आजाद, उसके एडिटर भी रहे और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद अपनी सियासत एहरार ने खत्म की, मुस्लिम लीग में शामिल हुए, फिर अवामी लीग में हुए, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ रहे और एक फिर अपोजिशन के इत्तेहाद जो थे उनकी क़यादत की, उनकी सरबराही की और एक मुसलसल एक तगदो जारी रखी एक पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। और उसके लिए कमर बस्ता रहे अयूब खान से लेकर और परवेज मुशर्रफ के दौर तक एक तसलसल है उनकी जिंदगी का। और उन्होंने भी अपना एक बहुत इज्जत कमाई, नाम बनाया और उनके औसाफ जो है वो भी ज़ाती एक ताल्लुक रहा, बड़ा मोहब्बत का और एक नाबगाए रोजगार शख्सियत थे। उनके पास बैठकर मालूम तारीख और सियासत जो है समझिए आप, वो उससे आपको आगाही होती थी, उसके रमूज से। तारीख मुसाफत तारीख थे और बर्रे सगीर के एक एक वाक़े पर उनकी नज़र थी। बड़े अच्छे शायर थे, बदकिस्मत और अपनी डायरी बाकायदगी से लिखते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके जो मुआवन थे जाती, अब वो डायरियां उनके पास नहीं। वो कहते हैं मैंने उनके बेटों को दे दी हैं, बेटे कहते हैं मुझे हमें मिली नहीं है। वो एक बड़ा कीमती असासा था जो छपना चाहिए था, जो जाया हो गया। अगर कहीं महफूज हो तो उसको तलाश करना चाहिए। कॉल ले ले एक अब्दुल जब्बार साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, कहिएगा जनाब। जी सर, शामी साहब मेरा आपसे जी शामी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं जनाब, जल्दी कहिएगा। जी सर, मेरा सवाल यह है कि कुछ लोगों की राय है कि जब कैंकरियां शैतान को मारते हैं तो उसके दौरान आप रूटीन से हट के ज्यादा जज्बात दिखाते हैं, शैतान को जूते मारते हैं तो शैतान पलट के आप पे हमला करता है। इसमें क्या कुछ ताकत है? ठीक, बहुत शुक्रिया। बस ये शाराना ज़ाहिर ख्याल है, बस ठीक है। अच्छा, बस लोगों ने ये भी कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं फेसबुक पे आए हैं उसकी बड़ी तारीफ की है
असल में उन्होंने कई लोग, अब बच्चों ने शिकायतें की, किसी का स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ, किसी की और तकलीफ है, और सारी तकलीफें रफा हो गई। लेकिन देखने की बात यह है कि जो तकलीफें तो रफा फौरी तौर पर हो गई, जिन लोगों ने तकलीफें, जिन लोगों की वजह से थी, उनका क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक काम अगर पुलिस वाले ने करना है, एक काम डीआईजी ने करना है, एक एसपी ने करना है, एक डायरेक्टर किसी महकमे ने करना है, एक सेक्रेटरी साहब ने करना है, और वो अपना काम नहीं कर रहे। अब वजीर आला तक आपकी रसाई हो तो आप फिर बात आपकी सुनवाई हो। तो ये पूछना चाहिए वजीर आला को उन लोगों से भी जिनकी शिकायतें होती हैं कि हुजूर आप दफ्तरों में बैठकर करते क्या है सारा दिन, बिल्कुल अगर लोगों की बात नहीं सुनते तो। बिल्कुल ठीक। असद साहब है जी गोजर खान से। असद साहब कहिएगा जनाब, वक्त कम है, सवाल कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये आप अभी बात कर रहे थे ईद की नमाजों के हवाले से, तो सर मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि हुकूमत जहां पर चाहे वहां पर ईद की नमाज ना हो, तो सिर्फ हमारे फुल मुल्क में ये फिरका वाराना, ये उलमाए कराम, ये मैंने कहा हुकूमत को अपना तहक्कुम कायम करना चाहिए और लोगों को अपनी ये एक फैसला करें, फिर उसमें डट जाएं। लेकिन फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें और समझ लें। ना सोचते और समझते हैं और ना फैसला करने के बाद उस पर कायम रहते हैं। मोहम्मद अतलक खान है, डेरा इस्माइल खान साहब कहिएगा, आपका क्या सवाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जिमरान शान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के सेहत से रखे। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। ये हमारे जो जामी साहब को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम। वो फलाह इंसानियत वाले जनाब वो कह रहे थे, शिकायत लगा रहे थे कि हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन ज़िले इंतजामिया फिर रास्ते में रुकावटें डल रही। भाई जहां कोई काम आपको करना चाहिए वहां करते नहीं है, और जहां रुकावटें डालनी चाहिए वहां डालते नहीं है, और जहां नहीं डालनी चाहे वहां डाल के बैठ जाते। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात ईद के बाद, और आप सबको हमारी जानिब से, टीम नुक्ते नजर की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।